हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझेंगे। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्शन कर रही है वो उसको आप कितना टाइम तक वेयर हाउस करते हो, और सिर्फ आपके गुड्स का इन्वेंट्री नहीं, आपके रॉ मटेरियल्स की भी इन्वेंट्री को आपको मैनेज करना होता है। बिकॉज जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब कि आपके पास लेट से आज आपके पास रॉ मटेरियल आया और उसकी एक्सपायरी डेट है 10 दिन की, तो आपको 10 दिन में उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और सेल भी करना है और उसको मार्केट तक पहुंचाना है। तो जो जनरली जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है उनके इन्वेंट्री आपको ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे टेक्सटाइल है जिसमें कि फैशन बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है, तो उसमें भी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है। बिकॉज आप कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे कि हम अमेजोन पे देखते हैं, मिंत्रा पे देखते हैं, अगर कोई सेल आई है तो उसमें कितने आपके, जैसे एक कोई पर्टिकुलर टी शर्ट है उसके आप कितने यूनिट्स निकाल रहे हो, कितने साइज़ में निकाल रहे हो, तो ये सब आपको इन्वेंट्री में मैनेज करना पड़ता है। अब इन्वेंट्री के कुछ बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट। अगर हम सिर्फ मैनेजर की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले वो जैसे दूसरा डिपार्टमेंट मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके साथ इन्वेंट्री कंटिन्यूसली लिंक्ड होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि हमें कितनी और ज़रूरत है बनाने की, और इन्वेंट्री उसको मेंटेन करेगा कि आपको जितनी ज़रूरत है हम उतना ही रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके रखेंगे। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री मैनेजर बताएगा कि कितना टर्न अराउंड टाइम है, मतलब हम कितने टाइम में कितने यूनिट्स देने वाले हैं, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग करते हैं। ताकि अगर आपका सप्लाई किसी टाइम पर बहुत शॉर्ट हो रहा है तो आप ज़्यादा मार्केटिंग मत करो उस पिच की, उस प्रोडक्ट की। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा अगर सेल आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अभी आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपको कौन से मटेरियल से अपना प्रोडक्ट बनाना है और वो मटेरियल आपको कहाँ से प्रोक्योर करना है, मतलब आपको बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम एट द चीपेस्ट कॉस्ट, और साथ में क्रेडिट साइकिल भी देने वाला आपको ऐसा रॉ मटेरियल सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, और ये इन्वेंट्री मैनेजर का ही काम है। नेक्स्ट है स्टोर एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। स्टोर मतलब जहाँ पे आप ऑब्वियसली अपने सामान को रखते हो। अब जैसे आप मान लो कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल आपको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है। जैसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, उसमें भी लिखा रहता है स्टोर इट, है ना, कूल एंड ड्राई प्लेस, तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली धूप नहीं आती हो। तो वेयर हाउसिंग में भी इसी तरीके की कंडीशंस आती हैं जब आपको कुछ जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर पे ख़राब हो सकते हैं, मॉइस्चर में ख़राब हो सकते हैं, तो उनके लिए आपको स्पेशल प्रोटेक्टिंग यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। एक इन्वेंट्री मैनेजर का काम होता है कि वो डे टू डे चेक करे कि कितना इन्वेंट्री यूज़ हुआ है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में वीट लगता है, आपके बिस्किट मेकिंग कंपनीज हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वीट हो जाएगा। तो कितना वीट अभी आपके पास अवेलेबल है, कितना वीट आपका आने वाला है और कितना प्रोडक्शन इनलाइन है, इस सब का डे टू डे चेक करने का काम होता है इन्वेंट्री मैनेजर का। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस। अब जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट आपने बनाए थे, अब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने की वजह से आपके बिस्किट सेल नहीं हो पाए, तो जो सरप्लस में आपके पास बच गया है जिसकी डेट एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप स्क्रैप कर दोगे या फिर उसको जल्दी से बेचने की कोशिश करोगे। बिकॉज अगर एक हफ्ते में उसकी एक्सपायरी डेट हो गई तो ऑब्वियसली वो स्क्रैप में जाना है। इससे अच्छा आप उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स देके, कुछ प्रोमोशनल कोड्स बना के आप उसको जल्दी से बेच पाओ। सिमिलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है कि जो आपके फैशन, जो थोड़े पुराने फैशन हो गए, जो अभी ज़्यादा डिमांड में नहीं है, आप उनकी प्राइसिंग कम कर देते हैं और उसको इन्वेंट्री से निकालना चाहते हैं। आप उसको जिस प्राइस पे आपने उसको बनाया है ऑलमोस्ट आप उस प्राइस पे भी उसको सेल करने के लिए तैयार हो जाओगे। एंड द लास्ट इज यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। आपका एक मेन प्रोडक्ट था बट उसके जैसे कि आप यान यूज़ कर रहे हैं, अब आप यान से मेनली आप बना रहे हो शर्ट्स, बट कुछ कपड़ा बच जा रहा है जिससे कि आप कुछ और बना सकते हो। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स बच रहे हैं उसमें से आप कौन सा बाय प्रोडक्ट बना सकते हो, इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाओ। इससे आपकी कॉस्ट कटिंग होगी और आपके प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें सबसे पहले आता है स्टॉक लेवल को चेक करना। यहाँ पे हमने काम भी देखा था, उसका मेन काम क्या था कि वो स्टॉक को कैसे मेंटेन करके रख पाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक मतलब कि जैसे आपके पास मान लीजिए वीट का 100 kg आपने रखा हुआ है कि इतना मिनिमम स्टॉक हमारे पास हमेशा होना चाहिए। आप रोज़ चेक करोगे एज एन इन्वेंट्री मैनेजर, अगर किसी दिन भी वो 100 किलो से कम आता है तो आप उसी टाइम पर उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट इज रीऑर्डरिंग।
आपको नेक्स्ट ऑर्डर कब परचेज करना है इसके लिए आप रखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर आपको आज ही माल दे देगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा आप तक रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, इसलिए आप एक रीऑर्डरिंग टाइम रखते हो। फॉर एग्जांपल जैसे 15 दिन की साइकिल है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके 15 दिन बाद आएगा। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जनरली ये चीज़ें कम होती हैं, 3 से 5 दिन में होता है, बट स्टिल अगर किसी चीज़ में जैसे सेमीकंडक्टर्स है उसमें बहुत शॉर्टेज चल रही है तो उसकी जो रीऑर्डरिंग साइकिल है वो थोड़ी लंबी है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना डेट शेड्यूल रखो, कितना ऑर्डर आने वाला है, कितना ऑर्डर भी हमारा जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। अब इन्वेंट्री आपके पास जो आपका स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, उसके पास भी लिमिटेड स्पेस है और एक्सपायरी डेट्स भी हो जाती हैं। अगर आपने बहुत सारा मंगवा लिया, आपको लग रहा है कि आज बहुत सस्ता मिल रहा है वीट, हम लाके उसको स्टॉक कर लेते हैं, आपने उसको स्टॉक कर लिया बट आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए और वो पूरा का पूरा वीट खराब हो गया, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको एक ऑप्टिमम मैक्सिमम लेवल मेंटेन करना है जितना आपको लग रहा है कि आप उस पीरियड में सेल कर पाओगे। नेक्स्ट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल अप एंड डाउन दोनों में आ सकता है, जनरली ये मिनिमम कंडीशन में आता है कि आपका है ना जो रीऑर्डरिंग साइकिल है वो मिस हो गई, आपने अपने ऑर्डर प्लेस किया था बट वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका जो मिनिमम लेवल है वो क्रिटिकली काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे कि आपका सप्लाई साइड डिसरप्ट हो सकता है। जैसे अगेन सेमीकंडक्टर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड लास्ट इज द एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक में आप मेंटेन करके रखते, मतलब ना मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो, एक ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करके चलते हो, ताकि इससे आपका ना जो रॉ मटेरियल ना वो बहुत सस्ता आएगा ना वो बहुत महंगा आएगा और ना ही उसकी एक्सपायरी की भी ज़्यादा टेंशन रहेगी। नेक्स्ट है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इसी के अंदर आ जाता है। अब बेसिकली आपके पास एक मिनिमम ऑर्डर लेवल है बट आप एक साइड में एक सब स्टॉक मेंटेन करके चलोगे जिसको आप बोलोगे सेफ्टी स्टॉक। अगर आपका मिनिमम खत्म हो गया और आप डेंजर लेवल पे जा रहे हो तो उस डेंजर लेवल के जाने के टाइम पे आप सेफ्टी स्टॉक को बाहर निकालोगे। जनरली जो सेफ्टी स्टॉक होता है वो अगर आपने बहुत महंगा कभी खरीद लिया था तो आप उसको सेफ्टी के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो कि अगर इसको जब प्राइजेस बहुत हाइक हो जाएंगे तब इस मटेरियल को हम निकालेंगे। जैसे हमने क्रूड ऑयल के टाइम पे हुआ था, जब लॉकडाउन आया था तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिप कर गए थे। उस टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज थी, ऑब्वियसली जब लॉकडाउन है, कम्यूटेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो पेट्रोल का यूज़ नहीं था, बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्योर करना स्टार्ट किया था। बट क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्पेस थी उसको स्टोर करने के लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको उस टाइम पे नहीं इम्पोर्ट कर पाए थे। नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं। अब जो 70% आपके पास रॉ मटेरियल होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और कुछ ही ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली 10% ऑफ द आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसी को एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। एक पहले ऊपर एक कैटेगरी में क्या जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नंबर में कम है बट उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10% आइटम्स जिनकी वैल्यू 70% है। दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इसमें 20% प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू अगेन 20% ही है। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं 70% प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू सिर्फ 10% ही है। तो इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। जो 10% आइटम्स हैं आप उनको पहले मैनेज करने की कोशिश करोगे बिकॉज उनकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर वो आपके पास नहीं आए तो उससे आपकी कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज द वेद एनालिसिस। वेद एनालिसिस में वेद एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, E stands for essential and D stands for desirable। V stands for vital मतलब कि बहुत ज़रूरी जो आपकी कंपनी के लिए है, और D stands for desirable जो कि आपकी मतलब ऐसा है कि अगर आप उसको यूज़ करोगे then it will be very good, बट अगर आप उसको नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो एज एन इन्वेंट्री मैनेजर आपके लिए वाइटल प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज वो हमेशा आपके वेयर हाउस में अवेलेबल होना चाहिए। अगर डिज़ायरेबल आइटम्स अगर कभी ख़त्म भी हो गए तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि उसको वापस से प्रोक्योर कर पाओ, और अगर वो नहीं भी हुए तो भी आपका प्रोडक्ट में कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। एंड देन द लास्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये आपने लास्ट सेमेस्टर में फाइनेंस में पढ़ा था। नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है, जनरली न्यूमेरिकल नहीं आता है, आपको थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक में से। इसका फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्न अराउंड रेशो का। टर्न अराउंड मतलब कि आपको नेक्स्ट इन्वेंट्री का ऑर्डर कब प्लेस करना है, या आप कैसे निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट, मतलब अभी जो आपकी करंट स्टेशन में आपका जो इन्वेंट्री है उसकी कितनी कॉस्ट है और आप कितना गुड्स ऑलरेडी सेल कर चुके हो। इससे आप एक रेशो निकालोगे और उस रेशो से आप निकाल सकते हो कि आप इन्वेंट्री कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो एक मैनेजर की एक एबिलिटी को चेक करने के लिए आप इन्वेंट्री टर्न अराउंड रेशो को यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।